हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 से सेक्शन 39 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 35 इलेक्शन विद नेसेसरी, किसी व्यक्ति को चुनाव करने का जब आवश्यक हो तब ये जरूरी है कि वो पहले चुनाव कर ले कि उसको वो कार्य करना है या वो कार्य नहीं करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि बी एक व्यक्ति है जो किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है। बी एक व्यक्ति है जो किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है और सी एक व्यक्ति है जो एक कोयले की खदान का ऑनर है। ए व्यक्ति है जो ना तो लैंड का ऑनर है और ना ही कोयले की खदान का ऑनर है। बी व्यक्ति को कोयले की खदान की आवश्यकता रहती है और सी व्यक्ति को लैंड की आवश्यकता है। ए बी के पास में जाता है और बोलता है कि हम 5,000 रुपीज तुम्हें दे रहे हैं और तुम अपनी लैंड को सी को ट्रांसफर कर दो और उसके बदले में एक तुम्हें कोयले की खदान भी मिलेगी। क्या करता है कि ए बोलता है कि हम तुम्हें 5,000 रुपीज दे रहे हैं, तुम अपनी लैंड सी को ट्रांसफर कर दो और इस 5,000 के साथ साथ तुम्हें सी का कोयले का माइन भी मिल जाएगा। और सी को बताता है कि तुम्हें बी की लैंड मिल जाएगी और तुम्हें अपने कोयले की खदान देनी पड़ेगी। अब बी इलेक्शन करता है कि हम 5,000 और कोयले की खदान दोनों लें या ना लें। ये बी के सिलेक्शन पर, बी के इलेक्शन पर निर्धारित है। ए का कोई राइट नहीं था कि वो बी की प्रॉपर्टी को सेल करे या सी के माइन को इसमें दे, लेकिन ए का छुपा हुआ फायदा उसमें निहित है, क्योंकि ये इसको 5,000 दे रहा और इससे 6,000 ले रहा, इसके कोयले के खदान में भी पार्ट कर रहा है और इसका कुछ भी इसमें से दोनों में नहीं है, लेकिन फायदा ए ले रहा है। तो यहां पर यही बात कही गई है कि जो ऑनर नहीं है, जिसका कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, लेकिन वो किसी थर्ड को प्रॉपर्टी सेल कराता है और सेल कराने पर उसे प्रॉफिट बीच में प्राप्त होता है, वो प्रॉफिट ये लेता है। तो इसको चुनाव करना है कि ये प्रॉपर्टी को सी को सेल करे या ना सेल करे, 5,000 रुपीज ले, कोयले की मान ले, और इसको भी सिलेक्शन करना है कि ये इसकी लैंड ले या ना ले। अगर ये दोनों एग्री हो जाते हैं कि ठीक है ये 5,000 रुपीज और कोयले के माइन हम लेंगे और ये कहता है कि मैं लैंड लूंगा, तो बीच का प्रॉफिट इसका अगुप्त प्रॉफिट है जो इन दोनों का, वो इसको मिल जाता है। ये इसका इलेक्शन में नेसेसरी जब जरूरी है तो ये चुनाव करके उसको ले सकता है। ये इसका सेक्शन 35। सेक्शन 36 में क्या है? अप्रेशिएशन। सेक्शन 36 में कहा गया है अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इंटाइटल्ड। ए एक पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी को बी को सेल करता है। ए एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर देता है। अब ये प्रॉपर्टी जिसको सेल करता है वो रेंट पर है। ए की प्रॉपर्टी रेंट पर है और वो बी को सेल कर देता है। अब सपोज करते हैं कि वो 21/6/2020 को अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करते हैं। तो ये जो रेंट इसमें व्यक्ति रह रहा है उसका 1 से लेकर के 20 तारीख तक, क्योंकि 21 को इसने इसको पावर दे दिया, 21 को सेल कर दिया, इसको 21 को पेमेंट ले लिया इसने,
तो 1 से लेकर के 20 तक का जो रेंट होगा वो ए को मिलेगा। अब 21 से लेकर के 30 तक का जो रेंट होगा वो किसको, बी को मिलेगा। सेक्शन 36 में कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल होती है या प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर की जाती है, उसमें कोई हित है, जैसे रेंट्स है, एनुटीज है, पेंशन है, ठीक, ये सारी चीजें, डिविडेंड्स है, अदर पीरियडिकल पेमेंट है, वो जो पीरियडिकल पेमेंट है, महीने के महीने पेमेंट होते हैं या 10 दिन के पेमेंट होते हैं, उनके बीच में कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर दी जाती है तो 1 तारीख से लेकर के जिस दिन ट्रांसफर किया गया उस तारीख तक का वो फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जो सेल कर रहा, जो ट्रांसफर कर रहा। उसके बाद से लेकर के उसका फायदा किसको मिलेगा, जिसके हक में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। ये इसका सेक्शन 36 है। सेक्शन 37 के बारे में, अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सेवरनेंस। अब इसमें क्या कहा गया कि सेम वैसा ही प्रॉपर्टी है जैसे अभी 36 में बताया। ए एक प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, उसमें एक व्यक्ति को देता था, इसमें कई व्यक्ति हैं जिनको वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा, वो प्रॉपर्टी दे रहा। सपोज करते सी डी ई 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों को ए उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और सी 50% पैसा लगा रहा परचेज करने के लिए, डी 20% लगा रहा और ई 30% लगा रहा। ये जिस परसेंट में परचेज करने के लिए पेमेंट लगा रहे हैं उनका फायदा उसी परसेंट में डिवाइड होगा। उनको रेंट जो रेस्ट मिलेगा वो उसी परसेंट में उनको रेंट मिलेगा। ये सेक्शन 37 कहता है। 37 क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉपर्टी को कई लोगों को सेल करता है, जितने लोगों को सेल करता है वो जिस परसेंटेज में पैसा मिलाते हैं तो उस प्रॉपर्टी का रेंट या एनुटीज, पेंशन, डिविडेंड, अदर पीरियडिकल पेमेंट उसी रेट में डिवाइड होंगे जिस रेट में उनका पेमेंट लगा हुआ होगा। और जिस डेट को सेल होगा उसके पहले का पेमेंट ए को मिलेगा, जिस डेट को सेल हो चुका होगा उस डेट के बाद का पेमेंट सी, डी और ई में डिवाइड हो जाएगा। इसका सेक्शन 38, ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांसफर। कोई विशेष परिस्थिति में उसका ट्रांसफर करने के लिए वो व्यक्ति कब ऑथराइज होगा, ये कहा गया सेक्शन 38 में। अब इसमें एक एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की है और वो व्यक्ति लायबिल है अपने वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, उसके जीविकोपार्जन को चलाने के लिए मेंटेनेंस देने का हकदार हस्बैंड है। उसने अपने लाइफ में एक प्रॉपर्टी रख दी कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो इनकम अपनी ये वाइफ जो है मेंटेनेंस के रूप में अपनी लाइफ चलाएगी। अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कुछ समय बाद इसको पता चलता है कि ये जो मेंटेनेंस आ रहा उस प्रॉपर्टी से उसमें से इसकी लाइफ नहीं चल रही है। अगर इसके कुछ पार्ट को निकाल करके उससे जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसमें कंस्ट्रक्शन करा दिया जाए जिससे रेंट आएगा या और चीजें आएंगी और उससे इसकी लाइफ आराम से चलने लगेगी। तो ये जो वाइफ है, ये जो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने इसके मेंटेनेंस के लिए छोड़ी है उसके उस पार्ट को परमिशन ले करके निकालने की हकदार होगी और उसका जो पेमेंट आएगा उस पेमेंट को उस पार्ट में कंस्ट्रक्ट करवा लेगी या उस पार्ट में ऐसी कोई चीज बना लेगी जिससे उसकी इनकम बढ़ जाए और इसका मेंटेनेंस से इसकी लाइफ चलने लगे। इन्होंने यही कहा कि कोई विशेष सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कोई विशेष परिस्थिति होनी चाहिए कि वो पर्सन जो उसको दिया गया लाइफ मेंटेनेंस के लिए
उसको अगर निकाल रहा, सेल कर रहा है प्लॉट को या किसी चीज को, तो उससे जो इनकम वो गेट करेगा, जो इनकम उसको मिलेगा, वो इनकम उस पार्ट में लगाएगा, जिससे उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाए और उसकी लाइफ सुचारू रूप से चलती रहे। ये इसके सेक्शन 38 में कहा गया। अब सेक्शन 39 में क्या कहा गया? ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। सेम उसी तरीके का है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के लिए एक व्यक्ति छोड़ करके मर जाता है और उसके मेंटेनेंस के हकदार उसकी वाइफ और एक पर्सन और रख ले, डॉटर है या और कोई है, सन है उसका, ये दोनों उस मेंटेनेंस के हैं कि उससे प्रॉपर्टी से लाइफ लॉन्ग ये चलते रहेंगे। तो अब क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में से इसको नीड आती है वाइफ और डॉटर को कि उसका कुछ पार्ट निकाल दिया जाए, और वो जो पार्ट निकाला जाए वो पार्ट से उसका डेवलपमेंट कर दिया जाए। जो रेस्ट पार्ट बचा है उस डेवलपमेंट से इसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगी और इसके लाइफ सुचारू रूप से चलेगा। तो इसमें जो मेंटेनेंस का पार्ट वाइफ और डॉटर का होगा, हस्बैंड के द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी में, सपोज करते हैं 60% वाइफ का था और 40% डॉटर का था, तो जो प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, सेल अमाउंट का प्रॉफिट उसी हिसाब से वाइफ और डॉटर लेंगी और उसी हिसाब से उस पार्ट को डेवलप करके उनका जो मेंटेनेंस लेंगी, उससे दोनों अपने लाइफ चलाएंगी। तो जो शेयर होगा इनका मेंटेनेंस का, प्रॉफिट का डिवाइड होगा, वो उसी रेट में डिवाइड होगा जिस रेट में इनका मेंटेनेंस डिवाइड हुआ होगा। तो ये इसका सेक्शन 39 कहता है। अब फ्रेंड्स सेक्शन 35 से 39 तक विद एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी एक्ट से इसको जब एक बार पढ़ेंगे और इस एग्जाम्पल को उसमें ध्यान में रख करके देखेंगे तो वो एक्ट की पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब इसके सेक्शन 40 से हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।